हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। और लास्ट में वीक के एंड में हम क्या करते हैं, जो पूरे वीक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं जिनको हम अच्छे से कवर कर चुके होते हैं, हम उसका क्या कर लेते हैं, एक रैप अप कर लेते हैं। यानी कि लास्ट में हम क्या करते हैं, पूरे वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जस्ट एक बार रिवीजन के पर्पज से हम उसे पढ़ लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को पता भी होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से सीरीज चली आ रही है। तो आज का जो वीकली रैपअप है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो भी न्यूज़पेपर में आया, जो भी हमारे काम की न्यूज़ थी, जो हम साथ साथ पढ़ चुके हैं डेली अच्छे से, ठीक है, उसका हम क्या करने वाले हैं, जस्ट रैपअप करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। और आपकी जो पहली न्यूज़ है, जो इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक रही है, वो कौन सी है, तो देखते हैं। ओपन टू डिबेट ऑन द ऑपरेशन सिंदूर इन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो मानसून सेशन है, तो जो आपका मानसून सेशन है वो कब से कब तक चलने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ और ये आपका 21 अगस्त तक ये चलने वाला है। ठीक है, और इस मानसून सेशन के अंदर सरकार तैयार हो चुकी है कि वो किसके ऊपर डिबेट करेगी, ऑपरेशन सिंदूर। और जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, आई होप कि वो हम सब पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये हमने किसके ऊपर किया था, टेररिज्म के ऊपर, टेररिस्टों के ऊपर। कहाँ पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके, पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आपके इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स दोनों का ज्वाइंट वेंचर होता है, ज्वाइंट कोलैबोरेट करके उन्होंने ऑपरेशन किया था और उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, याद रखना, ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं हुआ था, ये हमने टेररिज्म के ऊपर किया था। ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने क्या किया था, तो हमने वाघा अटारी जो वाघा बॉर्डर उसे क्लोज कर दिया, हमने उनके साथ ट्रेड को सस्पेंड कर दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसको सस्पेंड कर दिया ना। तो ये सब हमने किया होता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन टेररिज्म के साथ क्या किया हमने, तो उसके साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया होता है। ठीक है, और वो हम काफ़ी बार अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो अभी जो पार्लियामेंट है उसका जो सेशन चल रहा है, यानी कि 3 सेशन होते हैं, होता है बजट सेशन, ठीक है, फरवरी से ऑलमोस्ट मई तक चलता है। एक होता है मानसून सेशन जो अभी चल रहा है और एक होता है आपका विंटर सेशन जो दिसंबर में चलता है। ठीक है, तो अभी मानसून सेशन में उसके ऊपर डिबेट होने वाली है और जब होगी और जब जो बातें निकल के आएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा बार बार कौन क्लेम कर रहा था कि जो बीच के अंदर जो सीज फायर करवाने वाला वो कौन था, ट्रंप, है ना। ट्रंप काफ़ी बार इस बात को क्लेम कर चुका है। तो अपोजिशन बार बार इस बात को लेकर, जो आपकी रूलिंग पार्टी उसको बोल रही थी कि कम से कम सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम रेडी हैं, हम डिबेट करने को तैयार हैं। तो जब होगी तब हम इसके बारे में और दोबारा से अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। टाइग्रस बर्निंग ब्राइट, ये भी अच्छी न्यूज़ थी, हमने पढ़ी थी कि जो भी एक होता है नेशनल पार्क, जहाँ पर आप किसको प्रिजर्व करते हो, किसी भी वाइल्ड एनिमल और उसके साथ साथ वाइल्ड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। वो ऑलमोस्ट 550-600 के आसपास है हमारे पास। एक होता है टाइगर रिजर्व, जिसमें हम सिर्फ किसको प्रिजर्व करते हैं, टाइगर्स को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था, 1973 में, आफ्टर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और उसके अंदर जब भी नेशनल पार्क होता है तो उस नेशनल पार्क में याद रखना 3 जोन बने होते हैं। एक होता है आपका कोर, जहां पर आप उस वाइल्ड एनिमल को रखते हो जिसे प्रिजर्व करना है, जिसे बचाना है हंटिंग से, पोचिंग से। एक होता है फिर आपका बफर जोन, उस बफर जोन में उसको रखा, जो बफर जोन, और लास्ट वाला ट्रांजिशन जोन। तो ये वाइल्ड एनिमल यहाँ आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ इंसान नहीं जा सकता। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी होते हैं, ठीक है, घर वगैरह भी होते हैं। ये होता है आपका कौन सा, आपका ट्रांजिशन जोन। तो होता क्या है, काफ़ी बार ये जो जानवर है यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जब होता है तो बहुत सारे टाइम केसेस में क्या होता है, इंसानों की डेथ हो जाती है। तो जो आपका टाइग्रस है, यानी कि जो टाइग्रस, ठीक है, उसके लगभग अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हो तो 25 से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र के अंदर डेथ हो चुकी है। किसकी वजह से, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये न्यूज़ में आ गया था। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कोर, क्या होता है बफर जोन, क्या होता है ट्रांजिशन जोन। इवन आपका सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कह चुका है 2016 में कि इस जो ये जोन होता है दोनों के बीच का, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे
इको सेंसिटिव जोन भी कहते हैं, ESZ भी कहते हैं। और ये इको सेंसिटिव जोन कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, ऐसा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता है। लेकिन इसका अपोज किसने कर दिया था? केरला ने, क्योंकि केरला बहुत छोटा स्टेट है, वो नहीं कर सकता है। फिर दोबारा 2022 में इसके ऊपर फिर डिसीजन आता है कि इसको कम से कम कितना कर दो? 1 किलोमीटर, लेकिन इसका भी अपोज इसको केरला कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है? SEZ, ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए। और कितने नेशनल पार्क है भारत में? 107। एक अभी बना है, कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। इंडिया कैन रिफ्रेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट, ये भी एक अच्छा टॉपिक था, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आज का जमाना AI का चल रहा है ना, हर जगह पर AI आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप विजिज्म, इंडियाज फर्स्ट या इंडियाज लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात कर लो, उसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी AI इनेबल्ड है ना, हर जगह AI का यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या है AI? सबसे पहले कब आया था? तो आई होप आपको याद भी हो चुके होंगे, 1956 में आया होता है। जो AI है बेसिकली, उसको लाया कौन था? तो AI को लाने वाला कौन था? जॉन मैकार्थे। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ AI के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आजकल इसका अलग नाम चल रहा है, ChatGPT, है ना। उसके बाद तो आप जानते हो OpenAI का ChatGPT, चाइना का DeepSeek, है ना, आपका Grok AI, दुनिया भर के आ चुके हैं। ठीक है, अब जब ये सब आ चुके हैं तो इनके बहुत सारे, इनसे होने वाले बेनिफिट भी बहुत सारे और इनसे होने वाले नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो उसके ऊपर पहली बार जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट AI समिट, वो कहाँ पर हुई थी? ब्लेचली 2023 में। ठीक है, UK के अंदर। ठीक है, और अभी जो हो रही है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट समिट होगी वो कहाँ पर होल्ड होगी? वो इंडिया होस्ट कर सकता है, तो उसी की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, न्यू दिल्ली कैन नॉट इरेज दैट टेंशन बट कैन ब्लंट इट, द समिट एजेंडा मस्ट बी ब्रॉड, इंक्लूसिव एंड फोकस्ड ऑन द ग्लोबल गुड। और हमारे पास ये मौका है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा भी है कि इंडिया कैन ब्रिज द डिवाइड। इंडिया जो है वो जो गरीब देश हैं उन देशों के बीच में और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों के बीच में एक ब्रिज का रूप में भी काम कर सकता है। तो हम AI के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं, हमारे पास मौका है। बट क्या इतने रिसोर्सेज भारत के पास हैं कि भारत उसका बेनिफिट उठा सके? तो बस वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और हालांकि हम इसे एक बार पहले पढ़ चुके हैं। A long list, the designation of the TRF as a terror group should put more pressure on Pakistan. TRF आप जानते ही हो। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो डेफिनेटली, है ना, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। द रेजिडेंस फ्रंट कब बना होता है? 2019 में। द रेजिडेंस फ्रंट जो है आपका, वो बेसिकली कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में एक्टिव एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि किसका प्रोक्सी है? तो लश्कर ए तैयबा का प्रोक्सी बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा जैश-ए-मोहम्मद। ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर वाला, उसका प्रोक्सी कौन सा है? तो कश्मीर टाइगर्स। ठीक है, तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैंने क्या करवाया था? पहलगाम अटैक। तो अब जाकर क्या हुआ? पहलगाम अटैक करवाया था तो इसको क्या अनाउंस कर दिया गया है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया गया है। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन होता है उसका एक पार्ट होता है मेजर ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इन दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर टोटल 15 मेंबर्स, 15 मेंबर होते हैं। आउट ऑफ 15 मेंबर्स 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट। ठीक है, दीज नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? शिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। और ये वो है जिनके पास वीटो पावर है। तो कौन कौन से वीटो पावर वाले? तो याद रखना, UK, USA, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये सब क्या है? वीटो पावर वाले। तो ये क्या करते हैं? इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1999 में जिसका नाम था 1267। और ये इनिशियली टारगेट कर रहा था तालिबान को, क्योंकि उस समय तालिबान चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ पर 9/11 का अटैक्स होते हैं, ठीक है, आपको याद है ओसामा बिन लादेन ने करवाए थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवान, ठीक है, इन सबको उसमें जोड़ दिया होता है। तो इसके इस रेजोल्यूशन के अंडर में TRF जो है उसको अनाउंस कर दिया गया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। What is the European Commission's aims to check plan to keep children safe online? आजकल जो बच्चों की सेफ्टी है वो सबसे ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ऐसा होता है, उसको जिस डायरेक्शन में ढालोगे वो ढल जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर बच्चे को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? वो डिवाइस क्या है? मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन की वजह से उसको एडिक्शन हो जाता है, मे बी वो साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए। ठीक है,
मे बी उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाए उससे, मे बी वो पोर्नोग्राफी कंटेंट का एडिक्शन हो जाए। तो इन सब से बचाने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है, EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वो क्या कर रहा है अभी, वो एक लॉ पास करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है, एज वेरिफिकेशन ऐप लाने की बात कर रहा है कि हर मोबाइल फोन में एक एज वेरिफिकेशन ऐप होना चाहिए जो 2026 के एंड तक लग जाएगा, ठीक है। इवन आपके फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस, इटली, ये सब क्या है, एग्री है उस बात से। इवन जो आपका फ्रांस है वो तो ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है कि सोशल मीडिया ही बैन कर देना चाहिए 15 साल से कम उम्र के बच्चे का, ताकि उनको इन सारे एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ भी हमने पढ़ी होती है। चलते नेक्स्ट, मून डे क्या होता है, तो जो 20 जुलाई था उस दिन हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल मून डे, क्योंकि 20 जुलाई को अपोलो 11 से कौन गया था, आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हालांकि वो 20 जुलाई को हम बनाते हैं, जबकि वो पहुंचे कब थे, 21 जुलाई को सुबह 2:56 पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि 21 ऑफ द जुलाई को बनाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है 20 जुलाई को। तो हम 20 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं। 20th ऑफ द जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल मून डे, क्योंकि उस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर पहुंचे थे। चाइना वहां जा चुका है, इंडिया, रशिया, ईसा वहां पर जा चुका है। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दिस डे इन 2021 आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कॉपोस। व्हाट इज कॉपोस? कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ठीक है। और याद रखना, जब आउटर स्पेस नाम आ ही गया है तो एक ट्रीटी भी हो रखी है जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। और जो आउटर स्पेस ट्रीटी वो हुई थी 1967 के अंदर, जिसका थीम था स्पेस इज फॉर ऑल, कि स्पेस सभी के लिए बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जाने वाला इंसान कौन था, तो याद रखना वो था आपका यूरी गागरिन, ठीक है, जो कि कहाँ से गए थे, USSR, ठीक है। और कौन से उससे गए थे, वोस्टॉक फर्स्ट, ठीक है। और वो धरती के चक्कर लगा कर आए थे, वो फर्स्ट पर्सन थे। फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा फर्स्ट वुमेन थी, जो 1963 में वोस्टॉक 6 से किससे भेजी गई थी, USSR से ही भेजी जाती हैं। और नेशनल स्पेस डे हम किस दिन मनाते हैं, 23rd ऑफ द आपका अगस्त, उस दिन मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुली लैंड कर गया था कहाँ पर, आपके चांद पर, साउथ पोल के ऊपर 2023 में। तो हम 23rd ऑफ द अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे। इंटरनेशनल स्पेस डे करते हैं 12 अप्रैल को, क्योंकि 12th ऑफ द अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन स्पेस में गए थे। इंटरनेशनल मून डे मनाते हैं जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना कदम रखा होता है चांद के ऊपर, ठीक है। ये बात भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया यूके ट्रेड डील, ये आपने पढ़ाई था कि इंडिया और यूके के बीच में एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील हो चुकी है। हालांकि उन दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी होती है, तब से वो भारत में ट्रेड कर रहे थे। धीरे धीरे ट्रेड करते करते 1857 में रिवोल्ट होती है, और रिवोल्ट के बाद इंडिया किसका गुलाम हो जाता है, क्वींस या क्राउन्स रूल के अंडर चला जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, वो ब्रिटिश अंडर में रहता है, रूल में रहता है। और उसके बाद 1950 में हम हो जाते हैं रिपब्लिक, हम हो जाते हैं सोवरेन, ठीक है। और उसके बाद हमारे रिलेशंस उसके साथ बनने लगते हैं, हम उनके साथ ट्रेड डील ये सब करने लगते हैं। लेकिन अभी हमारी एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील हुई है जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट मोस्ट जो आपके प्रोडक्ट है उनके ऊपर 0% टैक्स लगना, ठीक है। जैसे विस्की हो गया, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इन सब के ऊपर। और एवरेज टैरिफ की बात की जाए तो लगभग 15% से 3% वो डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो यूके उस लिस्ट में आ चुका है, ये हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। जैसे उसके ट्रेड की बात की गई है, कितना ट्रेड ग्लोबली करता है, हम उससे कितना करते हैं ना, तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ पर आपने पढ़ा था HFSS, याद है क्या आपको, HFSS है ना, किसकी बात कर रहा है, HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट प्रोडक्ट, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको एक्सेस दे दिया है, जो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी नोन एज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत को पहले से कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहते हैं। और इतना सारा फास्ट फूड जब इतने कम टैक्स पर यहाँ पर पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर है ना, बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नो प्लान और इंटेंशन टू मेक चेंजेस टू प्रीएम्बल, लॉ मिनिस्टर टेल्स राज्यसभा। जो आपके लॉ मिनिस्टर साहब हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने मानसून सेशन में कहा कि हम किसी भी तरह का प्रीएम्बल में कोई चेंजमेंट नहीं करने वाले हैं। अर्लियर ऐसा रूमर आ रहा था कि वो लोग सोशल और सेकुलर वर्ड को हटाना चाहते हैं। तो सोशल, सेकुलर और जो इंटीग्रिटी, 3 वर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। आपका सोशलिस्ट,
ठीक है, सेक्युलर, और जो आपका इंटीग्रिटी है, ये जो वर्ड है ये बाद में जोड़े गए थे। और बाद में कब जोड़े गए थे तो याद रखना ये जोड़े जाते हैं आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से, जिस अमेंडमेंट को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और जब इनको ऐड किया जाता है तो उसके बाद अब सरकार की, याद रखना, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जब अमेंडमेंट हुआ तो सरकार का कहना था कि हम सोशलिस्ट हटा देंगे, तो ऐसा लग रहा था वो कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। फिर ऐसा लग रहा था सेकुलरिज्म हटा देंगे तो वो एक वन रिलीजन नेशन की तरफ जाना चाहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। बाकी प्रीएम्बल आप जानते हो, प्रीएम्बल वाज प्रेजेंटेड ऑन द 13th of December 1946 एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एंड लेटर उसको क्या बना दिया जाता है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात भी याद रखना। कौन लेकर आया था उसे एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, तो वही सब इसमें बातें की गई और कुछ नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको हमने पढ़ लिया था डिटेल में। ऑफ टू न्यू होम है ना, आपके कुछ जो हाथी हैं, 4 हाथी, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं? तो जापान के अंदर। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो याद रखना, बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलोर में है, वहाँ से आपके 4 एशियन एलिफेंट को कहाँ पर भेजा जा रहा है? हिमेजी सेंट्रल पार्क सफारी पार्क जापान में भेजा जा रहा है। ठीक है, एक मेल है, उसमें 3 फीमेल है। ठीक है, सुरेश, गौरी, श्रुति, तुलसी उनके नाम है। तो बेसिक से क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, वो बदले में हमें 4 चीता, 4 जैगुआर, 4 प्यूमा, 3 चिंपांजी, 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन्स, ठीक है, ये सब मिलने वाले हैं। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार। नेक्स्ट, अजय सेठ अपॉइंटेड एज द IRDAI चेयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी IRDAI होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये 1999 में बनी थी, इसका एक्ट आया था। ठीक है, और ये पूरे भारत में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, यानी कि इंश्योरेंस की कंपनी है, जैसे HDFC की बात कर लूँ मैं, ठीक है, HDFC इंश्योरेंस में, लाइफ जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की बात कर लूँ, सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसका क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि याद करो, आपने बजट पढ़ा होगा ना, बजट 2025-26, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस FDI को 74% से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था? 100% कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिसका नाम था दिनेश खरा कमेटी, और ये आपके फेब की न्यूज़ है, दिनेश खरा कमेटी, लेकिन ये रिपीट हो गई तो हमने इसको कवर भी कर लिया। ठीक है, और ये उसकी चेक कर रही थी कि भाई इससे क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो IRDAI के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आपके अजय सेठ अपॉइंट कर दिए गए। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। धनखड़ रेजिग्नेशन नोटिफाइड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिमेन। देखो, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने क्या कर दिया? अभी रिजाइन दे दिया है। ठीक है, और जब रिज़ाइन दे दिया तो उन्होंने इशू क्या बताया कि मैं हेल्थ कंसर्न को लेकर रिज़ाइन दे रहा हूं। हालांकि कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिनमें वो कहते नजर आ रहे हैं महीने 2 महीने पहले कि वो अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस फोर्सफुली रिज़ाइन दिया हो सकता है रियल में उनको हेल्थ इश्यूज, जो अभी कुछ बातें क्लियर नहीं है। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, जब कुछ और बातें सामने आएंगी तो हम क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। बट याद रखना, उन्होंने क्या दे दिया है? रिजाइन दे दिया है। ठीक है, और हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है? ठीक है, तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका? राज्यसभा का। ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, तो यहाँ पर स्पीकर नहीं बनाया जाता, वाइस प्रेसिडेंट वो कंसिडर कर लेते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो पहले बने थे वाइस प्रेसिडेंट वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे भी बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? तो सिंपल से याद रखना, इमीडिएटली। अच्छा, कितना टाइम में होना चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात होती
तो प्रेसिडेंट को विद इन 6 मंथ हमें क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। कौन बनता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ द एज होना चाहिए। ठीक है, 35 साल आयु हो जानी चाहिए, उसकी एज हो जानी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली रह जाती है तो उसकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये इसके काम भी आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजा की पोस्ट खाली ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, ऐसा 3 बार एक्चुअल में हुआ है, जिसमें 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया। जैसे एक बार 1969 में जो आपके प्रेसिडेंट, ये मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय आपके प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो पोस्ट खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी। वो बोलते हैं कि उनको बना दिया जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर वीवी गिरी कहते हैं 1969 में कि मैं तो इलेक्शन फाइट करूंगा, तो वो भी इलेक्शन में चले गए, ये भी पोस्ट खाली हो गई, ये भी पोस्ट खाली हो गई। फिर क्या किया हमने, सीजीआई, है ना, सीजीआई को क्या बना दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया होता है। कौन थे वो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, बना दिया उनको। अब क्या हुआ, तीसरी बार 1977 में डेथ हो जाती है किसकी, तो याद रखना एफ अली अहमद। जो एफ अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट, उनकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, तो याद रखना बीडी जत्ती। उन बीडी जत्ती को क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। हिमाचल ट्राइबल वुमेन मैरीज 2 ब्रदर्स, व्हाट द लॉ सेज ऑन पॉलीएंड्री। देखो पॉलीएंड्री क्या होता है कि जब कोई जो लड़की होती है, कोई महिला होती है, वो एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी कर लेती है, आदमी से शादी कर लेती है। मतलब एक देखो बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती है भारत में। ठीक है, समझना। अगर मैं टोटल ट्राइब्स की बात करूं, इंडिया में टोटल ट्राइब्स की बात करूं, तो लगभग ऑलमोस्ट 705 ट्राइब है। ये 2011 का सेंसस कहता है। अब जब नया सेंसस होगा तो नई डाटा हम वहाँ से पढ़ लेंगे। बहुत सारी नई जुड़ चुकी है। जैसे इसमें आपके राजस्थान में एक पाई जाती है गरसिया, है ना, हम इससे पढ़ सकते हैं गरसिया ट्राइब। अब जो गरसिया ट्राइब है वो क्या कहता है कि इसमें लिव इन का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, और ये सदियों से चला आ रहा है। तो जो लड़की लड़का होते हैं वो साथ रहते हैं शादी से पहले। अगर बच्चा पैदा हो जाता है और लड़की साथ रहना चाहती है तो रह सकती है। अगर बच्चा पैदा नहीं होता है 1-2 साल में, तो लड़की उसे छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेती है। तो ये उनमें बहुत पहले से चल रहा है। मॉडर्न एज में तो अभी हम लिव इन रिलेशनशिप को देखने की बातें करते हैं। जो यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में, वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना, लीगल में भी, जीके में भी। बट इवन गरसिया जो आपकी कम्युनिटी है, गरसिया जो ट्राइब है राजस्थान में, जो मेनली फेमस पाया जाता है, उसमें पहले से चला आ रहा है। तो हर ट्राइब की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे एक ट्राइब और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टोडा। ठीक है, टोडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में पाई जाती है। इनके अंदर भी पॉलीएंड्री फेमस है, यानी कि एक लड़की और उस परिवार के पूरे फैमिली जो ब्रदर्स होते हैं दूल्हे के भाई, उन सब से शादी करती है। ये कल्चर है उनका, है ना, और सदियों चला रहा है। तो उनको कल्चर को बचाने के लिए, हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ये जो लड़की थी, इसने अपने कल्चर को बनाए रखा और इसने क्या किया, 2 लड़कों से शादी कर ली। ठीक है, यानी कि 2 हस्बैंड उसने शादी कर ली, और कुछ भी नहीं है। तो पॉलीएंड्री किसमें है, कौन सी कम्युनिटी है ये, तो इसका नाम भी याद रखना, हट्टी कम्युनिटी। ठीक है, सुनीता चौहान विद हर हस्बैंड प्रदीप एंड द कपिल नेगी। ठीक है, सिंपल से याद रखना कौन सी ट्राइब है, तो आपकी हट्टी कम्युनिटी के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देखने को मिला। चलते हैं नेक्स्ट। और हर ट्राइब की अपनी अपनी खासियत होती है। पॉलीएंड्री हेल्प्स प्रिजर्व अनडिवाइडेड फैमिली, एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, इट इज सीन एज अ वे टू स्ट्रेंथन द फैमिलियल बॉन्ड्स अमंग ब्रदर्स एंड द एनहांस वुमेन सिक्योरिटी विद इन फैमिलीज। ठीक है, लीगल स्टेटस पॉलीएंड्री का क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एग्जेम्प्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, वही आ गया ना जो हमने पढ़ा था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनका कल्चर है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। लॉन्ग प्रैक्टिस्ड, फोर्स ऑफ लॉ, रीजनेबल, सर्टेन, कंसिस्टेंट विद पब्लिक पॉलिसी, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे क्या कह देते हैं, कस्टम कह देते हैं। देखो वही सब यूसीसी की बात कर रहा है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे।
यूएस टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को। देखो जो यूनेस्को है आपका, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है 1945 में बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यूएन का ही पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका मोटो होता है बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ द मैन एंड द वुमेन। अब बात ये निकल के आती है कि करता क्या है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाता है, जैसे ताजमहल है, ग्रेट बैरियर रीफ है, अजंता एलोरा केव्स है, इवन आपका जयपुर है, ठीक है, इसी के अंदर आपका अहमदाबाद, ये भी किस में आते हैं, हेरिटेज साइट में आते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट जुड़ा था कौन सा था, आसाम के मोई डैम्स, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपके प्लेस हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है कि अगर मान लो कोई बाहर का बंदा भारत घूमने आए तो वो क्या करेगा, तो वो देखेगा भारत में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, तो यूनेस्को लिस्ट देख लेगा, उसमें अजंता एलोरा केव्स, आपका जयपुर, आपका ताजमहल, ये सब आता है, विजिट करके चला जाएगा। तो हेरिटेज मतलब विरासत, तो उस विरासत को हमने क्या कर रखा है, इसमें डाल रखा है। तो यूएस जो है उसने उससे विड्रॉ करने की बात कर दी है, यूएन ने उससे विड्रॉ कर लिया और एक बार पहले भी कर चुका है ये, ठीक है। जब ट्रम्प साहब थे तो ट्रम्प ये सब करता रहता, आप जानते हो, ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया, ट्रम्प ने WHO से विड्रॉ कर लिया, ट्रम्प ने यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया, इवन ट्रम्प ने तो ये बिल भी पास करने की बात कही थी कि वो यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ कर लेगा, है ना। तो वो सब उसकी पॉलिसी का पार्ट और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट टुडे। आपकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर स्पोर्ट्स जो आपका गवर्नेंस बिल है वो लाने की बात की जा रही थी, ठीक है। क्या है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं पहले, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 एम्स टू रिफॉर्म गवर्नेंस ऑफ द स्पोर्ट्स बॉडीज इन इंडिया, फोकस ऑन द एथलीट सेंट्रिक पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ट्रांजिशंस द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज रोल फ्रॉम द कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर, seeks to enhance India's global sports competitiveness and the Olympic readiness। यानी कि आपने देखा होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी भारत किसी भी तरह से ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना छोटे देश कर पाते हैं। तो रिसोर्सेज का अच्छे से एथलीट्स तक यानी कि स्पोर्ट्समैन तक पहुंचना, है ना, तो उस पूरे सिनेरियो को पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए हम एक नया बिल लाने वाले हैं, बस उसी की बात की जा रही है। जब पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, विल ओवरसी रिकॉग्निशन, सस्पेंशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, गवर्नेंस, एथलीट वेलफेयर बनेगा, ठीक है, एक्ट एज ए वॉचडॉग की तरह काम करेगा जिसमें एथिकल अकाउंटेबल फंक्शनिंग ऑफ द NSF की देखी जा सके। NSTs, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वो रेसलिंग फेडरेशन वाला ना कि वहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट के केस लगाए जाते हैं, सरकार सुनती है नहीं सुनती है, उन सब बातों को मिलाकर एक नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है। जब आ जाएगा तब हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, हालांकि एक बार पढ़ चुके हो। जैसे इसमें BCCI को भी डाल दिया गया है, BCCI विल नाउ कम अंडर द स्पोर्ट्स गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मस्ट ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, BCCI डिस्प्यूट्स टू बी हैंडल्ड बाय द NST, यही उसको हैंडल करेगा, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसको ला दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, ठीक है। कब आया था, 2005 में 12 सितंबर को, इसलिए 12 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन डे भी बनाते हैं, ठीक है। हीरालाल समरिया इज द एट प्रेजेंट करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टेक अवे इज फ्रॉम द स्वच्छ सर्वेक्षण। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर रहा है, वो जो अवार्ड दिए गए थे उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने दिए थे, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2016 से दिए जा रहे हैं और 8वीं बार लगातार टॉप पर कौन है, इंदौर। और ये बात भी ध्यान रखना, इंदौर हैज बीन डिक्लेयर एज द बैगर फ्री सिटी, इंदौर को ही हमने बैगर फ्री सिटी भी डिक्लेयर कर दिया, तो यही टॉप पर भी है, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे कंडक्टेड एनुअली बाय द स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, लॉन्च्ड इन 2016 विद लेस देन 100 cities, नाउ ओवर 4500 cities participate. It involves independent third party assessment, citizen feedback and the field verification, evaluates cities on the 10 parameters जिसमें वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, सैनिटेशन, वर्कर वेलफेयर, ग्रीवेंस, रिड्रेसल मैकेनिज्म, इन सबको देखा जाता है। तो पहले नंबर पे कौन है, इंदौर, याद रखना, ठीक है। नई रैंकिंग आई है, लेस देन 20,000 पॉपुलेशन को अलग रैंक दिया गया है, ठीक है। 20,000 से 50,000 को अलग रैंक दी गई है, 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाले की अलग रैंक बनाई गई है, ठीक है। टॉप पे कौन है, तो अगर मिलियन प्लस सिटीज की बात करो तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ, और अगर वैसे छोटी सिटी की बात करो तो आपका इंदौर तो टॉप पर है ही है, ठीक है।
सुपर स्वच्छ लीग बनाई गई इस बार, जिसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये जो है उसके अंदर नई कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। तो याद रखना इंदौर अब स्वच्छ से सुपर स्वच्छ हो चुका है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पिछली बार इंदौर था, सूरत था, नवी मुंबई था, ये भी तीनों उसमें थे, और इन तीनों को उठाकर अब सुपर स्वच्छ लीग में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। इस बार की थीम क्या थी? सर्वे और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ट्रिपल आर, ठीक है। तो ट्रिपल आर यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाज द थीम ऑफ द सर्वेक्षण मिशन। वैक्सीन होप इन मलेरिया फाइट। देखो जो मलेरिया होता है बेसिकली है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंसानों ने मारा है ना, या किसी ने इंसानों को मारा है, तो वो है आपके मच्छर, मॉस्किटोज। सबसे ज़्यादा इंसानों की डेथ का रीज़न मच्छर होता है, मॉस्किटोज। और उसके लिए अलग अलग बीमारी है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, दुनिया भर की बीमारियां होती है जो मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो बात कर रहा है कि नियरली 4 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड कम टू मलेरिया ईच ईयर। लगभग 4 लाख लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? तो जो आपका ICMR है वो क्या कर रहा है? तो मलेरिया इज अ मॉस्किटो बोर्न पैरासाइटिक डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम स्पीसीज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ फीमेल एनाफिलीज। तो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? उसका वाहक कौन होता है? कौन उसको लेकर जाता है? तो फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं वो उसको लेकर जाते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, ठीक है, सर्दी लगेगी, बुखार हो जाएगा, नाइट स्वीट्स, पसीने आएंगे आपको रात को, ठीक है, उल्टी आएगी आपको, ठीक है, डायरिया, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मोस्ट डेडली प्रिवेलेंट इन द अफ्रीका, प्राइमरी टारगेट ऑफ द न्यू ICMR वैक्सीन। और ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, और इसको वहाँ से हमें क्या करना है? ख़त्म करना है। तो ये जो आपकी बीमारी है इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? एडफेल्सीवैक्स, ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम भी याद रखना, ठीक है। वैक्सीन फॉर मलेरिया RTS आती है, ठीक है, WHO ने उसे अप्रूव कर रखा है, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 75%। एक R21 आती है मैट्रिक्स, जो WHO ने अप्रूव कर रखी है, वो भी RTS की तरह काम करती है, ठीक है, जो 90% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एक नई बना दी है, वो तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, हालांकि ये सब आप पढ़ चुके हो वीक में। धनखड़ सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये हम पढ़ चुके हैं कि धनखड़ साहब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा 3 बार हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 में क्या रखा है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके मेजर आर्टिकल्स होते हैं 63 to 70, ठीक है। 66 इसके इलेक्शन की बात करता है, ठीक है। 67 इसके टर्म की बात करता है, और इसका टर्म 5 साल का होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आपका 65 क्या कहता है? वो 64 क्या कहता है? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। और 65 कहता है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 69 में उसकी ओथ लिखी हुई है, और याद रखना सबकी ओथ किस में है? शेड्यूल नंबर 3 में है, हमने पढ़ा है पॉलिटी में। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की ओथ इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स में होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट की उसके आर्टिकल में, इसकी भी आर्टिकल में, इसकी भी इसके आर्टिकल्स में होती है, ठीक है। ये बातें भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब देखते हैं अब क्या होता है। CAG रिपोर्ट्स फ्लैग्स लैप्स अमाउंटिंग टू 573 करोड़ इन रेलवेज। जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक मेजर ऑर्गन होता है आपके डेमोक्रेसी के, ठीक है। जैसे जुडिशरी है, CAG है, UPSC एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये करता क्या है? तो इसके कुछ मेजर आर्टिकल्स याद रखना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 148। 149 में लिखा हुआ है कि इसकी जो काम है वो लिखे हुए हैं। जैसे काम क्या होते हैं इसके काम ये होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों करता था 1950 से लेकर 1976 तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग छोड़ दी। तो अब अकाउंटिंग कौन करता है? तो अकाउंटिंग करता है आपका CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है, ठीक है। जो आज के दिन SS दुबे बने हुए हैं, आप जानते हो उस बात को, श्री दुबे, ठीक है। और ये आज भी जब से बनाया तब से लेकर आजकल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों करता है। तो जो बजट का पैसा होता है, जो बजट का पैसा एलोकेट होता है, उस पैसे की ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करने का काम इसका होता है, ठीक है।
करप्शन हुआ कि नहीं हुआ ये पकड़ता है। जैसे आपने बोफोर्स स्कैम पढ़ा होगा, बोफोर्स स्कैम, ये किसने पकड़ा था? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, टीएनसी कौन थे? सीएजी थे, है ना। तो जितने भी करप्शन हुए, लालू प्रसाद यादव का करप्शन था जिसमें वो चारा घोटाला करता है, सब कौन पकड़ता है? सीएजी पकड़ता है, समझ गए। तो ये उसके काम होते हैं। 150 में लिखा है कि वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? प्रेसिडेंट को देगा। फिर 151 में लिखा है कि प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ प्रेजेंट कर देगा? पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगा। और पार्लियामेंट में उसको चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी होती है, पीएससी, और उस पीएससी का हेड कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन होता है आज के दिन, जो कि राहुल गांधी है, ठीक है, जाके उसकी जांच हो सके। क्योंकि सीएजी जो होता है वो एक आईएएस ऑफिसर को मोस्टली बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बनाता कौन है? प्रेसिडेंट, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का आदमी है, तो मे भी करप्शन हो रहा हो, तो इसको चेक करने के लिए, उसकी रिपोर्ट को रीवेरीफाई करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के हेड बनाकर क्या बना दी जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो 573 करोड़ का जो हुआ है घपला, उसके लिए कौन है? सीएजी ने रिपोर्ट दी है, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट सीएजी एलिजिबल नहीं होता है, वो कोई दूसरा ऑफिस नहीं पकड़ सकता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का स्कैम हुआ था, ठीक है। आपका कोल ब्लॉक एलोकेशन, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। राफेल डील, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक पकड़े नहीं गए क्योंकि एलओपी नहीं था उस समय, है ना। तो धीरे धीरे पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत इरेगुलरिटीज भी इसने बताई थी, ठीक है। रेलवे ऑडिट के अंदर इसने बताया, ठीक है। तो ये करप्शन को पकड़ने का काम करता है। आज के दिन कौन है हमारा? सीएजी, तो वो कौन है आपके? तो चलो देखते हैं, आप बताते हैं कौन बताएगा आपका सीजीए कौन है आज के दिन। पहला कौन था? नरहरि राव। हालांकि अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो नाम वगैरह लिखवा रखे हैं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। निसार, फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ द नासा एंड इसरो। आपको पता है कि नासा और जो इसरो है, नासा कहाँ की है? अमेरिका की। इसरो कहाँ की है? भारत की। दोनों मिलकर एक मिशन लॉन्च करने वाले थे, काफ़ी दिन से न्यूज़ में था निसार। और इसके अंदर क्या होगा? जो आपकी अर्थ है उस अर्थ की क्लोज मॉनिटरिंग होगी, ठीक है। उसकी मैपिंग होगी अच्छे से कि कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है, कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। तो उन सारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ को ढूंढा जाएगा। अर्थ की अच्छे तरीके से मैपिंग होगी, ठीक है। उसके लिए नासा और इसरो मिलकर एक मिशन लॉन्च करने वाले थे, निसार। काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, 2-3 साल से। अब फाइनली कह दिया गया है कि वो 30 जुलाई को क्या कर जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। तो सिंपल से याद रखना, नासा आप जानते हो 1958 में बना था, अमेरिका का है। इसरो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। इसरो कब बना था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो 1962 में बना था एज इनकोस्पार। फिर आगे चल के इस इनकोस्पार का 15 अगस्त 1969 में नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्पेस भी कहते हैं। और इसके जो लास्ट अभी के चेयरमैन है वो कौन है? तो आपके वी नारायणन, ठीक है, जो आपके अभी जनवरी के महीने में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब लॉन्च होगा उस दिन हम पढ़ लेंगे कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी गगनयान भी जाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम 4 वापस आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई किसी तरह का डाउट रहता है पूरे वीक के उसमें एनालिसिस में या रैप अप के अंदर आपको कुछ भी इशू रहता है तो आप कभी भी आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।